डीजीएस क्लासेस में लास्ट वीक टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से मैं लाइव नहीं जा पा रहा था। सो मैंने एक ही मेथड ढूंढा कि मैं आपके साथ प्रीमियर करूंगा वीडियोस को फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये हमारे पास दिक्कत है इस लॉकडाउन की, और लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है। सो आइए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसको देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, रूल्स आपको क्लास के पता ही हैं। आप डेस्कटॉप लैपटॉप के साथ इस क्लास को लेंगे, हेडफोन्स आप लगाएंगे, पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे, योर क्लास वर्क कॉपी लेके आप बैठेंगे और मिनिमल यूज ऑफ चैट बॉक्स आप करेंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत हुई थी जॉन डॉल्टन से। उन्होंने समझाया था स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में। थॉमसन ने फिर अपना फेमस ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो था वो किया। उसके बाद हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, और फिर हमने यहां से मैक्स प्लैंक के बारे में बात कर रहे थे, जहां से दिक्कत आनी शुरू हुई थी। दोस्तों, मैक्स प्लैंक से एक बार फिर से शुरू करते हैं। भाई हुआ क्या था, मैक्स प्लैंक साहब क्या बताना चाह रहे थे? सबसे पहले हमने वेव की बात करी थी। हमें पता था कि लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी होता है दोस्तों। सो लैम्डा न्यू सी होता है। प्लैंक साहब ने बोला कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों एक चीज समझना बड़े ध्यान से। यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एच लग जाएगा। दिस इज व्हाट प्लैंक्स कांस्टेंट इज। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक आर्टिस्ट जब भी कोई अपना आर्ट पीस बनाता है तो अपना नाम लिखता है साइंटिस्ट। जैसे ही कोई अपना फॉर्मूला देते हैं तो कांस्टेंट चिपका देते हैं, और इस एच का वैल्यू आप लेंगे 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दोस्तों, एक बात ध्यान से समझना, जब मैंने कहा h इज इक्वल टू दिस मच जूल सेकेंड, तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि देखो, वही जो मैंने आपसे कहा था, एक कांस्टेंट क्यों लगता है? दोनों साइड की यूनिट को बराबर करने के लिए। दोनों साइड की यूनिट को बराबर करने के लिए मतलब देखो, एनर्जी का यूनिट क्या था? जूल। फ्रीक्वेंसी का था पर सेकेंड। तो बराबर करने के लिए यहां पर मैंने जूल सेकेंड कर दिया। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और जूल बराबर हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू एच न्यू। सो मेरे दोस्तों, ये प्लैंक्स के इक्वेशन की बात थी। यहां पर वो आपसे हमेशा एक जलवेदार क्वेश्चन पूछेगा। लेट्स से आपसे कह देगा कि भैया, कोई भी एनर्जी सोर्स है, उसमें टोटल एनर्जी दे देगा आपको, जैसे कि 1 जूल। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि यहां से नंबर ऑफ फोटोन कितने निकलते हैं वो बताइए। नंबर ऑफ फोटोन्स बताइए। इफ 1 फोटोन की वेवलेंथ लेट्स से 550 नैनोमीटर है। अब 1 मिनट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले ऑब्जर्व कीजिए मैंने क्या बोला कि एक एनर्जी सोर्स है 1 जूल की, और वहां से नंबर ऑफ फोटोन आपने बताने हैं उसमें कितने निकल रहे हैं। मजा यह है कि एक फोटोन की जो वेवलेंथ है वो 550 नैनोमीटर है। बच्चों, नैनोमीटर आपने भी फिजिक्स के अंदर देखा भी होगा, कि नहीं देखा तो बताता हूं। नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, एक बार अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट। अब अगर हम ध्यान से सोचें, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको, क्योंकि यहां पर आप 1 मिनट लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चे, हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। अब देखो, सवाल बड़ा अच्छा है, यहां पर बहुत अच्छा सवाल है। भाई, ये क्या कहना चाह रहा है? टोटल एनर्जी 1 जूल है और नंबर ऑफ फोटोन्स आपको निकालने हैं, जहां पर वेवलेंथ आपको गिवन है। मेरे भाई, ये सवाल कुछ ऐसा हो गया कि आपके पास 100 रुपए हैं, 20 रुपए का समोसा है, कितने समोसे आ जाएंगे? 100/20। ये आपके पास टोटल एनर्जी है, ये एक फोटोन की वेवलेंथ है। तो आप क्या कीजिए, आप एक फोटोन की एनर्जी निकाल लीजिए। अब एक फोटोन की एनर्जी कैसे आएगी? भाई, एच सी अपॉन लैम्डा लगा लो। अब एच और सी की वैल्यू मैंने कहा था, आप ध्यान रखिए, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 रहती है, और ये 3 इंटू 10⁸ होती है। अपॉन लैम्डा आपको दे रखा है कितना बेटा? 550 नैनोमीटर। ये आपके एक फोटोन की एनर्जी आएगी। अब ये जो आपकी एक फोटोन की एनर्जी आई, तो दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। समोसे का रेट आ गया एक समोसे का, टोटल कितना था? 1 जूल। तो 1 अपॉन
this energy of one photon will give you n, where n is what? Number of photons जो आपसे पूछे थे। तो सिंपली आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वेवलेंथ दे रखी हो तो ये लगा दें टोटल एनर्जी के साथ, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो आप ये लगा दें। यहां तक ठीक है जी? सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए माइक्रोवेव what is the energy of a microwave of wavelength 12.2 सेंटीमीटर। दोस्तों फिर वही चीज आ गई, एनर्जी निकालनी है, लैम्डा दे रखा है और 12.2 सेंटीमीटर है इसको, लेकिन आपको मीटर में जरूर चेंज करना पड़ेगा। तो 12.2 इंटू 10 की पावर -2 कर देंगे मीटर के लिए, और सीधा सीधा आपको लगाना क्या है? E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा। तो ये भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, लैम्डा गिवन है, H और C की वैल्यू यहाँ है। तो बच्चों एक स्मार्ट डिसीजन तो ये लो कि सबसे पहले H और C का वैल्यू निकाल के, जितनी भी ऐसी वैल्यू आती है उनको निकाल के याद कर लो। ठीक है बच्चों? सो प्लैंक साहब ने जब ये ज्ञान दिया कि मेरे भाई एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और उससे पहले रदरफोर्ड साहब ने अपना एक एक्सपेरिमेंट समझाया था, उसका ड्रॉबैक मैंने आपको समझा दिया था। दोस्तों अभी ये सब जमाने में बातें चली रही थी कि इतने में एक हर्ट्स नाम के बेचारे हमारे साइंटिस्ट, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी। इन्होंने कहा कि जब भी विजिबल लाइट जब किसी मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करती है, और कौन सी मेटल बेटा, ये भी ध्यान रखना, Li, Na, K, Rb, बेटा ये जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं, हम अभी पढ़ेंगे इसको, हम ये सारा ज्ञान लेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो ये फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं। अभी ग्रुप क्या होता है ये मालूम पड़ जाएगा। इसको याद करने के लिए हम करते हैं लीना कब्र से फरार। दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप। इन सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, आप चेक करेंगे सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इसे करेंगे, जब इनके मेटल सरफेस पे लाइट टकराती है, विजिबल लाइट टकराती है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये पहली बार मिस्टर हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया। आप डेली लाइफ से समझ सकते हो भाई। नॉर्मली अगर आप देखो तो आपने लेट से कपड़े सुखाए बाहर, लाइट पड़ी, पानी उड़ गया उसमें से, तो लगभग वैसा चीज को उसको एनालॉजी में ले सकते हो। अब उन्होंने करा क्या? हर्ट्ज साहब ने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया ऑब्जर्वेशन के बाद। जैसे ही लाइट टकराई, इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब बच्चों एक चीज सोचते हैं, लाइट टकरा रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी यहां समवॉट हम लाइट यानी फोटो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हैं इसको। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहां पर हर्ट्ज साहब ने तो ये चीज समझाई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो पूरा फिनोमेना था, इसको हमारे आइंस्टीन साहब ने एक्सप्लेन किया। तो आइए समझते हैं आइंस्टीन साहब ने क्या किया, और इसी से बहुत कुछ समझ में आएगा, और शायद आज के जमाने की कई बातों के सवाल हम इससे निकालने की कोशिश करेंगे। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
इक्वेशन। दोस्तों आइए समझते हैं हो क्या रहा था। एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद ये समझने में आसानी हो जाएगी। बच्चों मान लेते हैं आप अभी आज सुबह से, अब आपका लॉकडाउन खत्म हो चुका है, मान लेते हैं हुआ नहीं है। अब आप सुबह स्कूल गए, पहले स्कूल से आए, फिर आपका क्लासेस व्लासेस सब करते हुए आपको शाम हो गई और आप थक गए थे, और शाम को मेरी भी क्लास थी आज, तो आपने मेरी क्लास अटेंड करी, और मेरी क्लास अटेंड करने के बाद आपका मन था कि अब जाके आप सोएंगे, आप थक गए थे। लेकिन आप जैसे ही अपने रूम में गए तो आप देखते क्या है कि आपके बेड पे आपका वो कज़न सो रहा है जिससे आपकी बनती नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप ये चाहेंगे कि आप अपनी सारी एनर्जी लगा के उसको अपने बेड से उठाएं और उसको धक्का दे दें, यानी उसको भगा दें वहां से। तो आप अपनी एनर्जी दो पार्ट में लगाएंगे, एक उसको जगाने में और एक उसको भगाने में। जब आप भगाएंगे, आपके धक्के से उसके पास एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो आपकी एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हुई। ऐसे ही अगर मैं ध्यान से देखूं तो जब ये विजिबल लाइट मेटल प्लेट पे स्ट्राइक कर रही थी, तो जो विजिबल लाइट की टोटल एनर्जी थी दैट इज एच न्यू फोटोन है। तो विजिबल लाइट की टोटल एनर्जी भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी। एक तो उसको जगाने में, इसको बच्चों में बोलेंगे एच न्यू नॉट, और एक जो भगाने में लग गई वो हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। या क्यों? क्योंकि अब तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई है, जो आपने धक्का दिया था वो तो उसकी अब काइनेटिक एनर्जी बन गई है। सो बच्चों ये एक कहानी हुई। अब जरा समझते हैं ये न्यू नॉट क्या है। सुबह सुबह आप मस्त सो रहे हो, मान लेते हैं आयुष सुबह सुबह मस्त सो रहा है, पापा आवाज देते हैं, आयुष उठो स्कूल जाना है। आयुष फिर भी मस्त सो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पापा की फिर आवाज आती है, बेटा उठो स्कूल जाना है। आयुष करवट बदल लेता है, सोता रहता है, उठता नहीं है। फिर अचानक से पापा की आवाज आती है, आयुष बेटा उठ रहे हो या नहीं? अच्छा बेटा, अब इस आवाज के कंप्लीट होने से पहले ही आयुष उठ के वॉशरूम के अंदर होता है और कहता है पापा मैं तो उठ गया। जिस तरह आप सभी को उठाने के लिए सुबह सुबह ये मिनिमम इंटेंसिटी की आवाज चाहिए, अदरवाइज आप नहीं उठेंगे, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को उठाने के लिए भी मिनिमम एनर्जी तो जरूर चाहिए दोस्तों। अब भैया मेट्रो के स्टेशन पे चढ़ना है तो कार्ड में 10 रुपए तो होने चाहिए, मिनिमम वैल्यू तो होनी चाहिए। अगर मिनिमम वैल्यू नहीं होगी तो आप मेट्रो में नहीं चढ़ सकते। अगर मिनिमम इंटेंसिटी की आवाज नहीं जाएगी तो आप नहीं उठेंगे। तो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए मिनिमम एनर्जी जो लगती है, द मिनिमम एनर्जी required to initiate a process is called threshold energy। तो मजा ये है दोस्तों। तो अब ध्यान से देखना, आपका कजन मान लीजिए आपसे बहुत हैवी है, तगड़ा है, और आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप उसे नहीं उठा पाएंगे, तो प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता, स्टार्ट ही नहीं होगा पूरा। तो क्या अब जिंदगी में कुछ करके दिखाना है और क्लास 11th है, इसके अंदर एक मिनिमम एनर्जी से आपको फोर्सफुली पढ़ाई करनी होगी। अगर नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर जमा हुआ है, बंधा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को उससे उठाने के लिए उतनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। आप भी अपनी पुरानी आदतों से बंधे हुए हो और आपको एक जर्क के साथ, एक पूरे जोश के साथ आपको एफर्ट लगाकर वो पुरानी आदत छोड़नी होगी, तभी आप तेजी से दौड़ेंगे। तो मेरे बच्चे, ये जो एच न्यू नॉट है यही थ्रेशोल्ड एनर्जी है। इसी को बोलते हैं वर्क पोटेंशियल। पोटेंशियल माने क्षमता होती है ना। देखो बच्चों एक चीज समझना, इलेक्ट्रॉन को भगाना है तो उसकी बराबर की एनर्जी की वोल्टेज होनी चाहिए। तो 1.6 × 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है,
और इतने ही जूल को हम बराबर कर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, वेयर ईवी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनी प्रॉब्लम गाइस? इजी है बिल्कुल। सो ये हमने देखा, इसी को कहते हैं वर्क पोटेंशियल, एच न्यू नॉट को। इसी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। ठीक है मेरे दोस्तों, न्यू नॉट को बोल दोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डन। एनी प्रॉब्लम विद दिस? एक बार नोट कर लीजिए, ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। हर्ट्ज बाबू ने ऑब्जर्व किया था, आइंस्टीन साहब ने समझाया है। सो जरा ध्यान दीजिए इस पे। अब बच्चों एक चीज सोचना, ये जो ½ mv² है, ये काइनेटिक एनर्जी है ऑफ फोटो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे रोकना है तो इतनी ही एनर्जी रिवर्स में लगानी पड़ जाएगी, इसलिए इसको बोल देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। भैया आप दौड़ते हुए आ रहे हो, आपको रोकना है तो जितनी एनर्जी से दौड़ते हुए आ रहे हो उसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई टेंशन बच्चों? सो हमारे पास एक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गई, दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ½ mv²। चलिए जरा आप एक क्वेश्चन कीजिए। द वर्क फंक्शन ऑफ एन एलिमेंट x the work function of an element x is equivalent to is equivalent to 435 kilojoule per mole of photons. So calculate threshold frequency, wavelength of light of this frequency, and maximum velocity of electron emitted. Just think about it for 1 minute, then I will solve this for you. दोस्तों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा? चलिए अब मैं बता देता हूं बेटा। एनर्जी ऑफ, अगर हम ध्यान से देखें, 1 फोटोन मुझे निकालनी पड़ेगी, 435 किलोजूल पर मोल दिया है। सो बस कुछ नहीं है, 1 फोटोन कैसे निकाल दूंगा? वो मैं निकालूंगा, जो एनर्जी दे रखी है हमारे पास 435 किलोजूल पर मोल। सो 435 किलोजूल पर मोल है तो 6.022, तो ये 1 फोटोन की आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब जब 1 फोटोन की आ जाएगी तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू दिस एनर्जी,
h की वैल्यू पता है, न्यू नॉट आ जाएगी। तो कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बड़ा आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपको निकालनी है क्या, आपको एक एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाती है तो वो ये रही, फिर आप h से डिवाइड करके न्यू नॉट निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्यों निकाल सकते हैं ये भी सुन लीजिए, क्योंकि बच्चे ये वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन मैंने क्या बताया था, h न्यू नॉट होता है। क्लियर है? तो आप न्यू नॉट निकाल सकते हैं। नंबर 2, आपको निकालनी थी वेवलेंथ। बेटा जब न्यू नॉट आ जाएगी तो हम जानते हैं लैम्डा न्यू नॉट को लगा लेंगे इज इक्वल टू सी, तो लैम्डा मिल जाएगा मुझे। कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां पर थर्ड पॉइंट था मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मैंने एक डेटा यहां पर मिस किया था जानबूझ के, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सोच पाएंगे वो डेटा क्या था। आपको मैंने वर्क पोटेंशियल दिया, उससे आपने न्यू नॉट और लैम्डा फॉर दिस निकाल लिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो फोटोन है वो कितनी वेवलेंथ से टकरा रहा है या कितनी फ्रीक्वेंसी से टकरा रहा है। आपको ये निकालने के लिए उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आप नहीं निकाल सकते अनटिल अनलेस आपको मैं ये बता दूं कि कितनी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। और अगर मैं आपको दे दूंगा तो सी वाले में आप आसानी से एच न्यू लगाएंगे, एच न्यू नॉट आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31, वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों? सो आज हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा है, लेट्स सी, और हमने ये प्लैंक्स की क्वेश्चन को पढ़ा है। लेट्स सी आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है इस तरह के वीडियो में मेरे साथ। रदरफोर्ड का मॉडल हम पढ़ चुके हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों लेट्स सी अभी इस वीडियो का क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगता है, आप बच्चे बहुत लगन से इसको फॉलो कर रहे हैं, सो मैं इस मेथड को अडॉप्ट कर लूँगा। जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, ताकि मुझे भी स्ट्रेंथ मिलती रहे, मैं आराम से टाइम निकाल के आपके लिए रिकॉर्ड करता रहूँ। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे को। टिल देन टेक केयर, तब हम बात करेंगे बोर मॉडल की। ओके बेटा, टेक केयर।